सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्योरी क्लास पूरा कर चुके हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें जिससे आपको सारी वीडियो मिले। और अभी हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड को टीचिंग एप्टीट्यूड पर परफेक्शन तभी आएगा जब हम क्वेश्चन आंसर लगातार करते रहेंगे। क्वेश्चन आंसर से ही हम परफेक्शन की ओर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हम लगभग 300 से 400 क्वेश्चन करेंगे। 300 से 400 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड पर करेंगे और हर एक वीडियो में 30-30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य बने रहिए। सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। तो कक्षा शिक्षण का प्रतिमान प्रतिमान मतलब मॉडल, कौन सा ढांचा होना चाहिए कक्षा शिक्षण का। तो अधिगम का प्रतिमान होना चाहिए, क्या निर्देशात्मक प्रतिमान होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही होना चाहिए, एक होने से काम नहीं चलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। शिक्षक बनना चाह रहा है तो आवश्यकता क्या है। शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान या अच्छी अभिव्यक्ति। वैसे देखो, आपको देखने में लगेगा लगभग चारों ही सही है, लेकिन एक चुनना है आपको। मतलब है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, ये जानना है। देखो, शिक्षण में वास्तविक रुचि, तो अब शिक्षक की रुचि से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। छात्रों को नियंत्रण करने आत्मविश्वास, नियंत्रण करने में आया लेकिन पढ़ाना ही नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। और अच्छी अभिव्यक्ति तो आप कर लेते हैं, लेकिन मान लो कि विषय का ज्ञान ही नहीं है, जो जिस विषय पे बोलना है उस विषय पे ना बोल के कुछ और ही विषय सुना रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय का ज्ञान। विषय का ज्ञान ही आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है ना। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा है, सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं होगा। तो शिक्षण सिर्फ कला है, बिल्कुल गलत। सिर्फ कला नहीं है, कला भी है साथ साथ, और भी कुछ है, कला भी है और विज्ञान भी है, इसीलिए गलत। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी गलत बात है ना। फिर दूसरा, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, बिल्कुल नहीं, पैदाइशी शिक्षक थोड़ी बनता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। फिर चौथा है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। सबसे ज़्यादा वांछित कौशल कौन सा होगा। तो शिक्षक द्वारा कही गई बात का ज्ञान की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, या शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिल रखना, या कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। ये तो बिल्कुल गलत होगा, उच्च अधिकारी से क्यों सूचित करेंगे भाई। और मानसिक रूप से शिथिल रखना, ये भी गलत बात है, ये भी गलत है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक द्वारा कही कही गई बात का छात्रों की समझ में आना। आप देखो, शिक्षक की बात छात्रों को समझ में आएगा तभी वो शिक्षक है, नहीं तो फिर किस बात का शिक्षक है वो, है ना। फिर पांचवा है कि स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर, इसके मुख्य प्रस्तावक कौन 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 से हैं। तो स्मृति स्तर का हर्बर्ट है एक, तो देखो एक का दो, एक का दो, ये तो पहले से छट गया। अब ए बी में से होना है, तो एक ग्रहण शक्ति का मुख्य प्रस्तावक मॉरिसन ही है, तो ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। स्तरों का सही क्रम बताइए, इन चार में से कौन सा होना है। तो आंसर हो जाएगा स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, यही हो जाएगा सही क्रम, है ना। फिर सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर मतलब ऐसा चर जो स्वतंत्र होते हैं, किसी से प्रभावित नहीं होते। बताइए, शिक्षार्थी बिल्कुल प्रभावित होते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। शिक्षक यदि डांटते हैं तो डर जाता है, तो प्रभावित होते हैं, तो ये तो स्वतंत्र नहीं होने के
माता पिता भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि बच्चे का यदि खराब रिजल्ट होता है तो माता पिता भी दुखी हो जाता है, तो ये भी स्वतंत्र नहीं है। संस्थान भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि बच्चे यदि रिजल्ट नहीं करते अच्छा तो संस्थान का भी नाम बुरा बुरा हो जाता है, मतलब संस्थान जो है रेपुटेशन खत्म हो जाता है, तो ये भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, तो स्वतंत्र हो जाएगा शिक्षक। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आठवां। आठवां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करने चाहिए, कौन सी विधि प्रयोग करने चाहिए, तो बताइए इनमें से कौन सा है। देखो, केवल विश्लेषण, केवल संश्लेषण, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होने से, इन नहीं होने का, तो इन दोनों में से एक होगा, तो इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। फिर आगे चलते हैं। शिक्षण सूत्र हैं और मुख्य प्रतिपादक कौन से हैं। संपूर्ण से अंश की ओर, इसको इंग्लिश में गेस्टल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। तो देखो, गेस्टल्ट साइकोलॉजी कहने से ही गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और जाना, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो इसीलिए कभी कभार जो है ये यूजीसी फर्स्ट पेपर में जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश भी कभी कभार देख लेना चाहिए, है ना। तो जो इंग्लिश वाले वो तुरंत समझ जाएगा, गेस्टल लिखा हुआ है तो मतलब गेस्टल ही आंसर होगा, लेकिन हिंदी से आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्वाध्ययन के प्रतिपादक डाल्टन ही है, और भावना शिक्षण का प्रतिपादक मॉन्टेसरी और फ्रोएवेल है। तो ये सब आपको याद करने का है और याद करना है आपको, और साथ में नोट डाउन भी करते रहना है यदि आपने नोट नहीं किया है तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। शिक्षण की प्रकृति, इनमें से कौन सा कथन है। एक कला है क्या, ये एक विज्ञान है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग तो बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा क्रम, देखो ये भी है, स्तर है, ये भी स्तर है, ये भी स्तर है, लेकिन पेडागोजिकल स्तर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो तीनों हो जाएगा आंसर। तो फिर निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है, मतलब आधुनिक काल में तो क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, क्या प्रशिक्षु केंद्रित, प्रशिक्षु मतलब शिक्षक केंद्रित हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। भाई आज आज कक्षा में शिक्षक बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता, बच्चों को कुछ ज़्यादा कुछ डांट भी नहीं सकता, तो शिक्षार्थी शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल कक्षा नहीं हो रही है। समूह केंद्रित होती जा रही है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी केंद्रित, क्योंकि शिक्षार्थी जैसे चाहे रह सकता है। फिर 13वां है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तब ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द शब्द प्रयोग किया जाता है। आत्मनिर्देशित, सेल्फ डिटेक्टेड, मतलब कि वो अपने आप ही सब काम करता है, तो पेडागोजी में करता है, बिल्कुल नहीं, पेडागोजिकल स्थिति में। दूरस्थ शिक्षा में बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में ये भी नहीं, तो हो जाएगा अंडर गोगिकल। इसमें ये वयस्क होते हैं ना, तो वयस्क लोग क्या करते हैं, खुद से ही पढ़ते हैं, खुद से आत्मनिर्भर होते हैं, खुद खुद ही जान लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं 14वें पे। 14वें पे क्या है कि निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए। हाँ, कौन सा लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट, नमूनादार या मापने योग्य, या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, सभी होने चाहिए। फिर 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में, गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है बिल्कुल, छात्र आश्रित चर है ना, यही तो गतिशील शिक्षण वातावरण है ना। फिर निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना होना आवश्यक है, मतलब किस स्तर में खुला और स्वतंत्र वातावरण होते हैं, बताइए। खुला और स्वतंत्र वातावरण जो है ये केवल और केवल एक ही स्तर में हो सकता है, वो है चिंतनशील स्तर, क्योंकि इसमें स्वयं ही निर्देशित होते हैं, स्वयं ही पढ़ते हैं, स्वयं ही समझते हैं, है ना, स्वयं स्वयं ही उद्देश्य निर्धारण करते हैं। फिर है पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, बताइए पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शैक्षिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? क्या ब्लूम के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या इन सब के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, क्योंकि ब्लूम ने तो ज्ञान संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किया था ना। 3 प्रकार के वर्गीकरण किया था। फिर 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग कौन सा शब्द करता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए। धारणा बिल्कुल नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, अनुप्रयोग ये हो जाएगा, है ना। देखो, अनु अनु मतलब पश्चात, बाद में, है ना। अनु मतलब पश्चात, ये पश्चात, और प्रयोग मतलब प्रयोग करना, मतलब पहले पहले से सीखी गई सामग्री का ही उपयोग करते हैं हम अनुप्रयोग में, है ना। तो उसके बाद आता है 20वां, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? देखो, हमने वीडियो में पढ़ लिया था कि जितने भी ज्ञान क्षेत्र है, संज्ञानात्मक, मनोसंचलन, संचलन, सबके 5 या 6 भेद है। तो उसमें से सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का? तो ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। ठीक है ना, क्योंकि मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है, तो इसलिए मूल्यांकन ही उच्चतम स्तर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? सत्तावादी स्तर मतलब है कि अपने हिसाब से शिक्षण को चलाना, ऐसा ऐसा जो है, ऐसा शिक्षण को इन निम्न में से कौन सा दर्शाता है? तो 21 का हो जाएगा आंसर शिक्षक केंद्रित। जब शिक्षक केंद्रित होगा तो इसका मतलब शिक्षक के अनुसार ही सब कुछ चलेगा। उसको उठना बैठना, कहीं इधर उधर खेलना, शिक्षक के आधार समय अनुसार ही होना है। तो उसी को बोलते हैं सत्तावादी स्तर पर शिक्षण। फिर आगे चलते हैं। आगे है विशेषता, इधर बताई गई है, और इधर दर्शन। क्रिया करके सीखना, ये किस दर्शन से संबंध रखते हैं? पर्यावरण से के माध्यम से सीखना, ये किस दर्शन से? सत्य, सौंदर्य, भलाई की अनुभूति, ये किस दर्शन से? देखो, एक चीज तो आप जान लीजिएगा कि इसमें सत्य, सौंदर्य, भलाई की है ना। सौंदर्य, सौंदर्य मतलब एस्थेटिक, तो ये किस में आएगा? फिर आगे देखते हैं, ये दुनिया जिस रूप में है, रूप में अब और यहाँ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया करके सीखना। तो क्रिया करके सीखना ये किस में होना चाहिए? ये जो है आपका होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सबसे पहले देखिए क्रिया करके सीखना ये किस में आएगा? व्यवहारवादी में, क्योंकि जो व्यवहारवादी होगा वही क्रिया करके सीखेगा, ठीक है ना। और फिर ऑप्शन नंबर जो 2 है, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, तो पर्यावरण मतलब क्या है? प्रकृति। तो पर्यावरण आ जाएगा प्रकृति बाद में, ठीक है। पर्यावरण आ जाएगा प्रकृति बाद में। और फिर सत्य, सौंदर्य, ये आ जाएगा आपका आदर्शवाद में। सत्य सत्य बोल रहा है तो मतलब आदर्शवादी ही हुआ ना, भलाई कर रहा है तो आदर्शवादी। और ये दुनिया जिस रूप में है अब ये हो जाएगा यथार्थवादी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 23 नंबर। 23 नंबर है बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ज्ञान संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? दृष्टिकोण, मूल्य और हित, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, है ना।
भावात्मक ये सब मूल्य हित ये सब तो एक तरह से भावी भावी है ना। मूल्य हित भलाई दृष्टिकोण इन सबको हम देख नहीं सकते, ये भाव रूप में अंदर होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है? शारीरिक कौशल, तो शारीरिक कौशल के साथ संबंधित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसको क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि शारीरिक कौशल इसके अंतर्गत आते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बुद्धि से संबंधित, तो विशेष विषय का वर्णन करना, या फोटो फिल्म विकास करना, निबंध लिखना, या ये वाला। तो 26 का हो जाएगा आंसर ए, विशेष विषय का वर्णन करना, क्योंकि विषय का वर्णन में ही तो बुद्धि का प्रयोग होता है ना संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? मनोसंचालित मतलब हुआ क्रियात्मक, ठीक है ना, करके सीखना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग करना, है ना, क्रिया। प्रयोग मतलब क्रिया। फिर आगे चलते हैं, आगे 28वां कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं असत्य। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, शिक्षा शिक्षण में अंतर है, या ये है, बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इनमें से असत्य कौन सा होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। बिल्कुल नहीं, एक एक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूसरा ही बोल दिया शिक्षा शिक्षण में अंतर है, तो ये हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा ए, बाकी सब सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? विशेषज्ञता को दर्शाने वाला कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि अवधारणाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण कौशल भी होना चाहिए, निर्णय लेने का भी कौशल होना चाहिए, तो सारे चीज मिलाकर विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त। तो जो एक कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को अच्छी तरह जानता है, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर? आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। क्या है कि व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त, है ना, शिक्षण की दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त, है ना, इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर? कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए आज की कक्षा यहीं तक, और यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।